देखिए, एक मामूली से हिंदी फिल्म लेखक के लिए बोलना जो है जरूरत है, दुस्साहस है। गांधी जी के सामने इतना काम किया है और बाकी लोग भी हैं, मशहूर शायर लोग हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर। मैं थोड़ी सी बात फिल्मों के बारे में जरूर शेयर करूंगा। एक हिंदी के लेखक को कि किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है और कैसे निपटना पड़ता है। मैं जब आया तब फिल्में हाथ से लिखी जाती और तब देवनागरी की कीमत थी। तब देवनागरी कीमत थी, लोग देवनागरी पढ़ते थे, लिखते थे और एक्टर बोलते थे, संवाद बोलते थे। क्योंकि जो शब्द हैं या जो शब्दों का इमोशन है, जब तक वो उस लिपि में ना आए तब तक वो जाहिर नहीं होते। और ये मैंने जैसे दिलीप साहब थे, उनके साथ मैंने सौदागर मैंने लिखी, तो उनके साथ मुझे बहुत समय गुजारने का मौका मिला और मुझे पहली बार एहसास हुआ, क्योंकि साहित्य का तो मुझे अनुभव था कि हाँ भाई साहित्य पढ़ के मैं बड़ा हुआ, इलाहाबाद का हूँ, तो जाहिर है साहित्य से बचना असंभव है। मगर फिल्म में, ख़ास तौर से फिल्म में शब्दों की क्या अहमियत है और क्या मकाम है और शब्द कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं अब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वक्त की 80s की बात कर रहा हूँ। और क्योंकि वो शब्दों के से खेलना जानते थे, मुझे आज तक कोई ऐसा एक्टर नहीं मिला जो शब्दों के जो नुएंसेस होते हैं, जो अंडर करेंट होता है, जो शब्दों के बीच का गैप होता है, वो शख्स उस गैप को भी जाहिर करने के काम में सक्षम था। तो एक्चुअली वो मुझे कहते थे, कमलेश तुझको अपनी फीस बढ़ा देनी चाहिए, लिखने की फीस। मैंने कहा क्यों सर, मैं नया था, मेरी चौथी फिल्म थी इंडस्ट्री में। क्यों सर? बोले देखो, जो लेखक है फिल्म का, वो शब्द ही नहीं लिखता, वो शब्दों के बीच जो गैप है, जो अंतराल है, वो भी लिखता है। और एक्टर को, अभिनेता को वो गैप भी समझना चाहिए। शब्द ही नहीं, शब्दों के बीच का जो अंतराल है वो भी, कि जो नहीं कहा जा रहा है वो क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सब टेक्स्ट कहते हैं। तो तुमको अपनी फीस दुगनी करनी चाहिए कि लिखने का तो शब्दों का पैसा तो ठीक है, ये जो पैसा मांग रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा, ये उस अंतराल का पैसा है जो मैं लिखूंगा नहीं, मगर एक्टर को समझना पड़ेगा। तो ये एक तरह से मेरा सौभाग्य था कि ऐसे एक्टर मिले मुझे काम करने वाले जो शब्दों की अहमियत समझते थे। बाद में अमिताभ बच्चन भी और लोग भी, मगर बहुत थोड़े से लोग। अफसोस ये है, बल्कि मेरा और ये दिलीप साहब का मजाक चलता था। मैं कहता सर, मैं लिखना बंद कर दूंगा, क्योंकि बोलने वाले कहाँ रहे। लिखा उनके लिए जाता है जो बोलने वाले हों, जो समझे कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं एक थोड़ा सा साइड में, मेरी एक फिल्म है तेजाब, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी। तो इसलिए नहीं, उसमें 1-2-3 गाना था, बल्कि इसलिए कि मैंने लिखी थी। उसमें एक सीन था कि जो मुन्ना है, वो जो हीरोइन है मोहिनी, माधुरी दीक्षित, उसको लोटिया पठान से छुड़ा के लाया, क्योंकि उसने मोहिनी के बाप से पैसा लिया है और मोहिनी का बाप इनकी शादी के खिलाफ है। तब भी वो ले जाके मोहिनी को उसके बाप के हवाले कर देता है, पैसा लेता है। तो जो मुन्ना की बहन है बड़े गुस्से होती है कि तुम कैसे कर सकते हो यार, मतलब तुम उसको प्यार करते थे और तुम उसको अभी बेच के आए हो पैसे लेके। बोले कि ये तो धंधा है, बिजनेस है, मैंने पैसे लिया इसलिए मैंने उसको हवाले कर दिया। तो बोलते कि प्यार उसका क्या हुआ, जो प्यार था तुम्हारे और मोहिनी के बीच, उसका क्या? तो मुन्ना कहता है, और जो मैंने ये लाइन लिखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, काश आज आसिफ साहब होते तो कितने खुश होते कि यार अभी भी वजाहत मिर्जा की परंपरा जिंदा है।
तो मैंने लाइन लिखी कि मुन्ना कहता है वो तो रहेगा, उसके दिल में नफरत की तरह और मेरे दिल में नासूर की तरह। तो जब मैंने लाइन लिखी तो मुझे लगा यार नॉट बैड, ऐसा मैं इतना बुरा लेखक नहीं हूँ। और जब वो सीन शूट हो रहा था मैं उस सेट से भाग गया, क्योंकि जो अभिनेता वो डायलॉग बोल रहा था, जैसे आप सब्जी की दुकान पे आलू प्याज के भाव पूछते हैं, उस अंदाज में वो डायलॉग बोल रहा था कि भाई उसके दिल में तो नफरत की तरह, मेरे दिल में नासूर की तरह। ये फर्क पड़ा। मैंने कहा सर मैं किसके लिए लिखूं, बोलने वाले कहाँ हैं, ये सब स्कूल ड्रॉप आउट हैं। अधिकतर जो अभिनेता हैं आज जिनके लिए तालियां बजती हैं और जो करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं, ये सब स्कूल ड्रॉप आउट है। शिक्षा से इनका दूर दूर का रिश्ता नहीं, और ना इनका लिखने पढ़ने से कोई ताल्लुक है। मैंने कितनी बात, जैसे माधुरी थी, मैंने मुझे लगा कि माधुरी जो है हमारे समय की शायद सबसे महान अभिनेत्री हो सकती है, अगर ये थोड़ी मेहनत करे, थोड़ी पढ़े, किताबें साहित्य पढ़े। क्यों पढ़े? और यहाँ फिर एक बार मैं जिक्र करूँगा दिलीप साहब का। एक बार हम लोग ऐसा बैठे थे, शूटिंग कर रहे थे सौदागर के लिए दिल्ली में, नटराज में। एक कोई नया एक्टर आया, मेरे ख्याल है टॉम आल्टर या ऐसा कोई था, नया नया आया था। बोले कि सर मैं एक्टर हूँ, बना हूँ, मुझे एक्टिंग अच्छा अभिनय के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अच्छे अभिनय के लिए मुझे क्या करना चाहिए। दिलीप साहब ने ये नहीं कहा कि FTI जाओ या एक्टिंग वर्कशॉप करो या ये करना ही, बरखुरदार शायरी पढ़ो, बरखुरदार शायरी पढ़ो। साहित्य के बिना कोई अच्छा अभिनेता नहीं बन सकता, असंभव है। ये मेरा अपना अनुभव है। और आज भी ये थोड़े ठीक ठाक लोग हैं, मनोज वाजपेयी है या इरफान था, पंकज कपूर है, ये जो थोड़े से अभिनेता हैं जिनके लिए थोड़ा लगता है कि हाँ भाई ये शब्दों के बीच का जो अंतराल है, जो गैप है, वो भी जाहिर कर सकते हैं। और जो कैमरा है उनके चेहरे पे देर तक ठहरा रह सकता है और ऑडियंस रुकी रहेगी कि वाह आगे क्या। अब जब मैं स्क्रिप्ट राइटिंग की वर्कशॉप लेता हूँ तो एक जो गैप है ना शब्दों के बीच का, उसके बारे में कि भाई जो अनकहा है कभी कभी कहे हुए से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अनसेड जो है। और वो लिखने आना चाहिए। एक अगर आप लेखक हैं तो वो लिखने आना चाहिए आपको कि अनसेड कैसे लिखा जाए, क्या होता है। उदाहरण के लिए मैंने कहा एक फिल्म है देवदास, भंसाली की नहीं दिलीप कुमार की देवदास, शाहरुख खान की नहीं दिलीप कुमार की देवदास। उसमें एक सीन है, नहीं देखा होगा तो जाके देखिए यूट्यूब पे। देवदास बड़ा होने के बाद कलकत्ते से लौटता है गांव। अब वो दिलीप कुमार तो पहले अब उनका वो है, और वो जाता है पारो के घर पे मिलने। माँ से पूछता है पारो कहाँ है, वो अपने कमरे में है। वो कमरे में जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो पारो खड़ी है सुचित्रा से। कमरे में लगभग अंधेरा है, एक रोशनदान से तरह सी रोशनी की लकीर है, बीच में एक बिस्तर है, बेड है, उधर वो खड़ी है, इधर ये खड़ा है, और ये सिर्फ देख रहा है। कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ देख रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और हालांकि समाज दिखे थे बेदी जी ने, ये बोलता है तो क्या हो रहा है, ठीक हो, बड़े हो गए तुम भी। 4 शब्द की डायलॉग है, और मैं मानता हूं कि सबसे एरोटिक हिंदी फिल्म में जो कोई सीन हुआ है, क्या उन दोनों ने अनकहा क्या किया कि उनकी दोस्ती बचपन की थी, अब वो दोनों बड़े हो गए, एक फिजिकलिटी आ गई, शरीर बीच में आ गया, सेक्स आ गया है। अब एक जो याद है वो दोस्ती की है, जो हकीकत है वो जवानी की है, और हकीकत सामने खड़ी है। अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि कबूल करें कि हाँ भाई
अब मामला बदल गया, अब सिर्फ दोस्ती की बात नहीं, अब कुछ और है जो बीच में चल रहा है। और ये उनकी आंखों में है। आप वो फिल्म देखिए, दिलीप कुमार की आंखें देखिए और सुचित्रा सेन की सिर्फ आंखें देखिए, इतना बोलती है कमबख्त, इतना बोलती है। मैं आज तक उस सीन से बाहर नहीं निकल पाया। ये होता है कि शब्द वहाँ कुछ नहीं है, कोई और होता है डायलॉग राइटर, पता नहीं क्या क्या लिख मारता, अरे तुमको मैं भूल नहीं पाया कलकत्ते में, हर मर्रा में ये फला, दुनिया भर की बेवकूफ़ियाँ जो हैं वो सब उगल देता। या वो भी कही कि हाँ मैं भी इंतज़ार कर रही थी और फला ढला, नहीं कुछ नहीं। तो क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बड़े हो गए तुम भी। अच्छा मैं चलता हूँ, सीन खत्म होता बोलता ऐसा मैं चलता हूँ बस। एंड दिस इज द मोस्ट रोमांटिक सीन। इसके मुकाबले एक ही सीन है जो मुगल आजम में है, जब वो शुतुरमुर्ग के पंख से वो अनारकली के चेहरे को सहलाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये शब्दों के पीछे के जो निशब्द है, वो जो जादू है, वो हमारी फिल्मों से गायब हो गया। दूसरी बात है कि ज़बान है, ज़बान की जो रिचनेस, समृद्धि है, खूबी है। अब हम तो, मैं बचपन में बड़ा हुआ ऐसे माहौल में जहाँ भाषा कमाल की थी। मेरे जो दादाजी थे वो बिना किसी मुहावरे के एक शब्द बोल नहीं सकते थे, हर सेंटेंस में एक मुहावरा होता था। और मैं, अब मुझे अफसोस होता है कि मैंने बैठ के लिखा क्यों नहीं सारे मुहावरे, और ऐसे कमाल के मुहावरे। मैं एक उदाहरण दूं, आपने शायद सुना भी नहीं होगा वो मुहावरा। एक मेरे अंकल थे, मेरे चाचा, उनको नौकरी लगी, 20 रुपये महीने तनख्वाह। तो आए चाचा मेरे दादाजी के पास, बाबा वो नौकरी लग गई है, तनख्वाह कितनी पूछा? बोला 20 रुपये। बाबा कहते हैं तेरी तनख्वाह तो बकरी की पूंछ हो गई, बकरी की पूंछ हो गई, न मक्खी उड़ा सके न इज्जत बचा सके, न मक्खी उड़ा सके न इज्जत बचा सके। अब सोचिए किसी कम तनख्वाह का ऐसा डेफिनेशन जो है आप कहाँ पाएंगे? तो हमारी भाषा से ये सारे जो है ना, ये चीज़ें गायब होती जा रही है। न वो बोलने वाले रहे, न वो लिखने वाले रहे, न वो सुन। और अफसोस होता है कि भाई हमारी भाषा इतनी समृद्ध थी, बात बात पे मुहावरे हैं। मैंने थोड़ी कोशिश की थी। अब जैसे तेजाब में कहीं एक अनुपम खेर का डायलॉग था कि रावण के घर में सत्यनारायण की कथा, तो मुझे सब इंडस्ट्री वाले ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? अब उनको कैसे कोई समझा कि ये मुहावरा है, कि आयरनी है कि रावण के घर में सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती है। मगर ये मुहावरे हमने बचपन में सीखे हैं, पढ़े हैं, तो मुहावरे हमारे फिल्मों से गायब हो गए। और सबसे जो खतरनाक काम हुआ है जब से कंप्यूटर आया है, क्योंकि जब हाथ से लिखी जाती स्क्रिप्टें तब भी लिपि थी, जब वो टाइप भी होती थी स्क्रिप्ट, तो लिपि में ही टाइप होती थी, हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं। अब ये होता है कि सारे संवाद रोमन में। अब रोमन की बात ये है, हाँ रोमन में कब से स्टार्ट हुआ? हाँ, ये रोमन में शुरू हुआ मेरे ख्याल है लेट 80s, जब से कंप्यूटर शुरू हुआ तब से। और जब से ये लफंगे हीरो बनने लगे, जो लफंगे ही कहूँगा मैं, स्कूल ड्रॉप आउट है हमारे हिंदी में, ऐसे लोगों को लफंगे ही कहते हैं, और क्या कहेंगे। मुझे स्कूल ड्रॉप आउट का हिंदी मुझे पता नहीं, वैदिक साहब को पता होगा। मैं उसे लफंगे कहता हूँ कि उनको हिंदी में फेल हुए होंगे बहुत बार, हिंदी पढ़नी नहीं आती, रोमन में चाहिए। अब रोमन में मैंने एक सीन लिख रहा था, उसमें एक शब्द था सोच। अब वो सोच देवनागरी में पढ़ना मुश्किल था एक्टर के लिए, तो किसी असिस्टेंट ने उसको रोमन में लिख के दिया, SHAUCH। तो मैंने कहा कि भैया ये सोच नहीं, ये शौच है, और दोनों में फर्क जमीन आसमान है। एक सर पे होता है और एक कहीं और होता है। ये रोमन की मजबूरी है। और आज मुझे खुशी होती है जब अमित जी के पास कोई जाता है रोमन में, कोई संवाद उठा के फेंक देते हैं भाई, नहीं तुम देवनागरी में लिख के आओ। ऋषि कपूर करते थे, इरफान, मनोज भाई, हाँ अभी भी कुछ लोग हैं जिनके दिल में इज्जत है लिपि की।
कि अगर हिंदी लिखनी बोलनी है तो लिपि देवनागरी ही होनी चाहिए, रोमन नहीं, कोई और भाषा की लिपि नहीं। तो इससे ये होता है कि अब वो जब संवाद आते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आती है कि अब रोमन में लिखे हुए संवाद को एक्टर कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, क्योंकि लिपि से ही इमोशन निकलता है। बहुत सही, बिल्कुल। लिपि में अगर वो शब्द ना हो तो आप कभी भी उसका सही इमोशन नहीं पकड़ पाए, असंभव बात। तो अभी जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आता है सॉफ्टवेयर फाइनल ड्राफ्ट, फॉर्मेटिंग का सॉफ्टवेयर है, हॉलीवुड से निकला है। फॉर्मेटिंग ये होती है कि भाई वो सीन कहाँ क्या है और फिर संवाद क्या है, वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर देता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप सिर्फ टाइप कीजिए वो इस तो जब वे नया नया आया तो थोड़ा इजी हो जाता है काम करना उस फॉर्मेट में। तो मैं पहला था जो मैंने लिया, अमेरिका में आया था, तो मैंने कहा यार वो उसका जो मालिक था स्कॉट करके, अब तो हम दोस्त हैं, मैंने कहा देख यार ऐसा कर, कुछ भी करके हमको संवाद के लिए कम से कम हिंदी फॉन्ट चाहिए। एक्शन तो ठीक है अंग्रेजी में निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, जो डायरेक्टर है उसकी समस्या है, अभिनेता की समस्या नहीं है, वो डायरेक्टर की समस्या है। संवाद जो है वो हिंदी में फॉन्ट में, हिंदी लिपि में होनी चाहिए। कुछ भी कर, उस बेचारे ने 2 साल तक उस पर काम किया और अब जाके, अब जो 1 साल पहले से वो जो सॉफ्टवेयर है फाइनल ड्राफ्ट, उसमें हिंदी लिपि का ऑप्शन है संवादों के लिए, कि बाकी मामला जो भी अंग्रेजी में हो, संवाद जो है वो हिंदी में हो। तो अब ये हाल है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं अब, मगर अब जो लोग रोमन के आदी हो गए उनके लिए मुश्किल हो रही है, उनकी मुश्किल हो गई है कि अरे अब ये हिंदी आ गया तो अब क्या करें। हाँ, तो सब ये जो हिंदी के दुश्मन हैं, हिंदी के खाते हैं, अंग्रेजी के गद्दार हैं, ये बेईमान नमक हराम है, ये सारे कम वक्त लोग नमक हराम हैं, हिंदी के खाते हैं। इनके घर में रोटी हिंदी से आती है और जबान पे नहीं है हिंदी। तो जिस मुंह से ये रोटी खाते हैं, क्या उस मुंह से उस भाषा को बोल नहीं सकते जिस भाषा के खाते हैं? मगर वो नियत जो है, वो ईमानदारी, वो ईमान वो अभी नहीं है वहाँ पे। तो मगर फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, अपनी कोशिश है। अभी जैसे अभी मैं आदि शंकराचार्य पे स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, उनके जो सब स्वामी लोग मेरे एडवाइज़र हैं, तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि आप लोगों ने शंकराचार्य को लोगों से दूर कर दिया, आम जनता से, क्योंकि जो इतना बड़ा काम शंकराचार्य ने किया था करीब 1000 साल पहले, इस पूरे देश को एक में जोड़ने रखने की, वो जो गांठ बांध के गए हैं वो आदमी, आज तक वो टूटी नहीं, ना वो टूट सकती है। जो चारों धाम, मठ और पूरी संन्यास व्यवस्था जो दी है कि भाई कुंभ मेला, ये सारी जो चीज़ें भारत की आत्मा को एक रखने के लिए। तो अब आपके पास तो उनके शास्त्र हैं, विवेक चूड़ामणि है, ये भज गोविंदम है, फलाएं ढाका, सब उनके टीकाएँ हैं, भाष्य हैं, गीता पे, शास्त्रों पे, इस पे। आम जनता को लेता नहीं उससे, दे कांट रीड इट। और मैं खुद पढ़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता क्या मतलब हुआ इसका। तो पहली बात मैं तभी लिखूंगा जब आप मुझे आज़ादी दें कि मैं हिंदी में, सरल हिंदी में शंकर को, आदि शंकर को लोगों तक पहुंचा सकूं। 2 कवि के नेता जो हैं लोग हमारे सर पे बैठे हुए हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, जिनकी देशना या देन कुछ भी नहीं है भारत के लिए, है तो बड़ा मामूली सा है, मगर एक आदमी ने जिसने 1000 साल पहले इस मुल्क को की जड़ों में ऐसी वो बंधन डाल दिए कि हम कभी अलग हो ही नहीं, कि कितने भी हमलावर आए और कितने भी दूसरे लोग आए, कुछ भी करें, हम रहेंगे, भारत रहेगा। तो भारत को भारत रहने के लिए उस आदमी ने जो काम किया, मुझे उस लोगों तक ले जाने दीजिए अपनी भाषा में। आप लोग कम से कम दखल मत दीजिएगा, आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा, मुझे मालूम है, मगर अभी मुझे लाइसेंस चाहिए कि नहीं, मुझे वो आज़ादी है भाषा का सही इस्तेमाल करनी है। ऐसे वो मौसम मिलते रहते हैं, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मैं
बकवास कर रहा था। नहीं, बहुत मैं तो सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ वैदिक जी जी को। जी हाँ, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। हमारे संगीतकार और लेखक